देखो, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया था ना। हाँ, उसका लिमिटेशन क्या, व्हाट वर द लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन, है ना। इफ इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, कंटिन्यूअसली, तो इट शुड रेडिएट इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड इट शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ, शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन, है ना। अगर वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है, और लूज किसके फॉर्म में करना चाहिए, लाइट के फॉर्म में ना। एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट ओनली, समझ में आया ना, या हीट के फॉर्म में होता है। तो इधर क्या हो रहा है, लाइट के फॉर्म में अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उसका न्यूक्लियस जो है, मतलब उसका साइज एटम का, वो धीरे धीरे श्रिंक होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं, अदरवाइज एटम विल कोलैप्स, है ना। सो एटम विल नॉट एग्जिस्ट ओनली, है ना। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इफ एटम डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ वी विल एग्जिस्ट, वी आर आल्सो मेड ऑफ एटम, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसके पास नहीं था, मतलब होल एंड सोल इज व्हाट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बराबर ना। फिर दूसरा, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम में लिखा है। तीसरा क्या है, व्हाट इज द व्हाट, Rutherford atomic model का हाँ according to spectroscopic studies considering Rutherford model we should get a continuous spectrum but actual studies give only discrete हाँ, according to spectroscopic study considering the Rutherford model, if it losing its energy continuously, we should get a continuous spectrum। अपने को कंटिन्यू, मैंने डायग्राम बना के भी दिखाया था कि वो जो लाइन आता है स्पेक्ट्रा का, है ना, वो क्या होना चाहिए, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था रेनबो, रेनबो में जो कलर होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तुम्हें किसी कलर के बीच में गैप नहीं दिखाई देता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक कलर आया फिर एक डार्क लाइन आया, फिर कलर आया एक डार्क लाइन आया, ऐसा नहीं आया। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो कंटिन्यूअस ही है, और है भी कंटिन्यूअस, समझ में, एक्चुअल वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लाइट का ही है ना। लाइट का स्पेक्ट्रम मिला, लाइट में 7 कलर होते हैं ना, सतरंगी बोलते हैं इसलिए उसको, लाइट को। कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, राइट। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसे भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, बिकॉज एनर्जी इज लूजिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट ओनली, है ना। तो वो लाइट को ही स्पेक्ट्रा, लाइट को एनर्जी बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबका मतलब एक ही है, समझ में आया ना। तो वो जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, बट ऐसा होता नहीं। एक्चुअल स्टडीज गिव्स द डिस्क्रीट लाइन। डिस्क्रीट लाइन मतलब क्या, एक लाइन मिलेगा, मान लो विबग्योर है, क्या है, विबग्योर है, तो उसमें से, है ना, ये वाला मान लो विबग्योर मिला, फिर ये गायब हो गया, ये इसमें से गायब हो गया, फिर ये ग्रीन वाला गायब हो गया, है ना, फिर ऑरेंज आया, फिर वो नेक्स्ट लाइन गायब हो गया, ऐसा करके। तो ये क्या कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, ये सो नो। और तीसरा, चौथा वाला, लास्ट वाला कौन सा है, इट कुड नॉट गिव द एग्जैक्ट, मतलब इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। मतलब वो खाली बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनटू द ऑर्बिट, और कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, क्या उसका कितनी दूरी पे है न्यूक्लियस से, ये सब कुछ नहीं बताया, या कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट डज नॉट टॉक अबाउट दिस। एंड जब इसके बारे में नहीं बात कर रहा है तो कितने डिस्टेंस पे, तो एनर्जी कहाँ से बता पाएगा। तो ये सारी बातें वो नहीं बताया, फिर भी ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। अब उसके बाद आई वॉज टू स्टार्ट विद द बोहर एटॉमिक मॉडल, जो नील्स बोहर ने किया था। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड ओनली, मैं बताया ना तुमको। तो जो नील्स बोहर था वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, किसका, रुदरफोर्ड का, इसलिए तो उसको भी नोबेल प्राइज मिला। उसने क्या किया मालूम है, ही स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट। देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक रेडियो वेव्स, एक्स रेस, गामा रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस। जिस जिस लाइट में हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना, वो भी लाइट ही, मतलब वो भी रेज ही है, समझ में आया ना। बट ये विजिबल लाइट है, इसका नाम विजिबल। वैसे अल्ट्रावायलेट, यूवी विजिबल बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट सब में, इंफ्रारेड रे, मतलब देर आर अरेंज, हाँ, एक्सरेज होता है, एक्सरेज, हाँ। तो ये भी लाइट, एक्सरे भी लाइट है, बट अपने को दिखाई नहीं था, वो बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ अपने को दिखता नहीं है, समझ में आया ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब भी अलग अलग फॉर्म है लाइट के, बट हम लोग ने इसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, या लाइट बोलो या एनर्जी बोलो। तो सिर्फ विजिबल लाइट ही अपने को दिखाई देता है ना।
बाकी लाइट अपने को दिखाई नहीं, लेकिन इसलिए अपने को लाइट के बारे में पढ़ना है। तो उसने क्या किया, लाइट को पास किया। ही स्टडी द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। मान लो ये तुम्हारा मैटर है, सिंस ये एटम ही है, वी आर स्टडीइंग व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओनली, तो एटम इज अ पार्ट ऑफ मैटर, राइट ना। तो जब इसने लाइट पास किया ना, व्हेन इट इंटरेक्ट ना, इट गिव्स टू रिजल्ट। वन ऑफ द रिजल्ट इज व्हाट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट या बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो, है ना। डुअल नेचर मतलब इसके दो नेचर थे, एक था वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड इट हैज पार्टिकल नेचर मतलब व्हेन इट इंटरैक्ट विद द मैटर इट बिहेव एज अ पार्टिकल। देखो ये ट्रेवल कैसे कर रहा है, वेव के फॉर्म में, देखो मैंने बनाया भी वैसा है, लेकिन जब वो इसको हिट करता है ना, इट बिकम्स अ पार्टिकल। क्या बन गया वो, पार्टिकल। तो लाइट इसके अंदर घुस गया, बराबर ना। तो जब अंदर लाइट मारोगे तभी तुम्हें एटम के अंदर क्या क्या है दिखाई देगा ना। हम किसी के घर में घुसेंगे, लाइट ऑन करेंगे, तभी पता चला कौन कहाँ पे है, कौन सी चीजें कहाँ पे रखी है। चोर यही करता है ना, लाइट मार के ही देखता है ना, कि पूरा लाइट ऑन करके देखता है कौन कहाँ पे, नहीं ना, तब तो खुद ही मार खाएगा ना वो। समझ में आ रहा ना। तो वैसे लाइट जब इंटरेक्ट करता है ना, तो अपने को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो कौन से इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन का यूज करके वी कैन टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझ में आ रहा है ना। तो इट गिव्स टू रिजल्ट, दैट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दो नेचर, एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। वेव नेचर लाइट का देखो, अगर तुम्हें मालूम है ये पढ़ा है क्या, क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन पढ़ा है क्या, डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अरे पढ़ा होगा ना, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नहीं, हाँ ठीक है। तो अगर तुम्हें ये दोनों फिनोमेना को समझना, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यू हैव टू कंसीडर लाइट एज अ वेव। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वेव। मतलब वेव तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब सुना है कि नहीं, है ना। सुपर इम्पोजिव, ठीक है जाने दो। तो वहां पे वेव को कंसीडर करोगे तभी तुम ये सारे प्रॉपर्टी पढ़ पाओगे, ये सारे फिनोमेना समझ पाओगे, नहीं तो तुम पार्टिकल नेचर से। अब इसमें दो आता है, एक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबी रेडिएशन में बोलता हूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक और आता है, मालूम है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी आता है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी आता है। मैक्सवेल थियरी तो सुना ही ना तुम लोग ने, मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन। ये सारी चीजें क्या एक्सप्लेन कर पा रही पता है, वेव नेचर। मैक्सवेल थियरी बताया था ना, वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, है ना, एनी चार्ज पार्टिकल इफ इट रेडिएट, है ना, if it is accelerated it will radiate its energy in the form of light या electromagnetic radiation, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा तो, और अगर वो मोशन में एट रेस्ट रहेगा तो वो नहीं करेगा रेडिएट, अगर वो मोशन में है तो अपना एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो उसने ये थियरी किस पे अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो उसने उसको पूछा ना, किसको, रुदरफोर्ड को, कि तेरा इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है और ये भी मोशन में, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट शुड रेडिएट इट्स एनर्जी, है ना, और न्यूक्लियस श्रिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। समझा कि नहीं मैं क्या बोला हूं। तो अपने को मैक्सवेल थियरी पूरे डिटेल में ही पढ़ना है कि उसने क्या बताया था। मैंने क्या बोला, वो थियरी इस पे अप्लाई हुआ और उसने अपने थियरी का यूज करके उससे को क्वेश्चन किया, जिसका आंसर वो नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है। इसीलिए वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रुदरफोर्ड मॉडल। उसने खाली बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है ना। अगर न्यूक्लियस में होता तो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल ही बन जाता। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज था, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी उसी में आएगा, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बनेगा ना। अब तुम बोलोगे सर थॉमसन, इसीलिए मैंने तुमको थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताया, समझ में आया ना, ताकि कोरिलेट कर पाओ। तो यही है कि वेव नेचर इट इज कंसीडर्ड when you are studying Maxwell theory, when you are studying diffraction, when you are studying what Planck's quantum theory, ये सब में वेव नेचर के बारे में बात करना। दूसरा पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर कब कंसीडर करते हैं, जब वी आर गोइंग टू स्टडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने सिलेबस में तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सीईटी पढ़ रहे हैं, हम लोग ना जेई मेंस पढ़ रहे, जेई मेंस एडवांस वगैरह पढ़ रहे, तो मुझे सब बताना पड़ता, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कम से कम 6 महीने चलता। समझ में आया ना। या तो सिर्फ थियरी पूरा डिटेल में, अगर तुम देखो तुम क्या, तुम्हारा मैंने देखा जो नोट्स देखा उसमें सिर्फ फॉर्मूला है, तो बच्चों को जेई एडवांस और मेंस ऊपर से क्यों क्वेश्चन तुमको ये दिया जाएगा और उसके बिहाइंड क्या थियरी है वो बताया नहीं जाएगा अगर, या उसके
बच्चे ने उसको पढ़ा नहीं, बताया भी गया, उसने पढ़ा नहीं, तो उसको जेईई मेंस और एडवांस करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए तुम्हें बोला 11 बजे तक क्यों पढ़ रहा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए पढ़ रहा है। अब देखो डुअल नेचर, और दूसरा इससे क्या मिला तुम्हें, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मतलब उसने ये जो एटम लिया था वो हाइड्रोजन एटम लिया था। क्या लिया था, हाइड्रोजन एटम, और है ना, एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया और उसको लाइट से इंटरेक्ट करवाया, तो उसे एक क्या मिला, स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एक्चुअली स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैंने लास्ट टाइम बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लो कोई एटम है या हीलियम एटम है या हाइड्रोजन एटम ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ जब तुमने इसमें लाइट पास किया, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में क्या है, विबग्योर है ना, मतलब वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, बराबर ना। तो इसमें से कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, और जो बचे हुए लाइट है वो उसको एमिट कर, मतलब एमिट नहीं कर रहा है, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। एमिट करना मतलब तो फिर वो एमिशन स्पेक्ट्रम जैसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ लाइट लेट्स से उसने वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया, और लेट्स से इंडिगो को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा, फिर ब्लू मिल गया, फिर ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर येलो मिला। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक अल्टरनेट लाइट गायब कर दे रहा हूँ। तो ये जो बाहर जो लाइट निकल रहा है, लाइट को मैंने क्या बोला, स्पेक्ट्रा। क्या बोला मैंने, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या स्पेक्ट्रा है। तो ये जो स्पेक्ट्रा मिला उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लो तुमने हीलियम का सैंपल लिया, उसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, इट गोज इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब अपने नॉर्मल स्टेट से, नॉर्मल स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे तुम उसको हीट करोगे उसको एनर्जी मिलेगा और वो अपना रेडिएशन बाहर देने लगेगा, है ना। उसमें तुमने उसको लाइट नहीं पास करवाया उसके अंदर, उसने तुमने उस गैस को हीट किया और उसके अंदर से लाइट बाहर आ रहे, तो वो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब समझ में आया। अच्छा एक और बात बताता हूं मैं, मान लो ये हीलियम एटम है, तो उसने जो लाइट एब्जॉर्ब किया इसमें से, मान लो उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया, मैंने क्या बताया था इसमें, इंडिगो एब्जॉर्ब किया, वॉयलेट तो दे रहा है ना बाहर, है ना, फिर ब्लू को भी बाहर दे दिया, ग्रीन एब्जॉर्ब किया, फिर येलो को बाहर दिया और ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो कलर इधर गायब हो गए थे ना, जिसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एमिशन में, एमिशन स्पेक्ट्रम में, मतलब स्पेक्ट्रा, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। इससे पता चलता है कि कौन कौन सा लाइट है, इस पे वो लाइट आता है, सब अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मान लो कलर तो बहुत सारे हैं, कलर अपने कौन सा एब्जॉर्ब किया बताओ, इंडिगो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉयलेट। वॉयलेट कलर कैसा होता है भाई, ऐसा होता है ना, ये वॉयलेट कलर है, क्या है, इसको भी वॉयलेट कलर बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है। वॉयलेट क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये लेवेंडर कौन सा है, ये क्या है रे फिर, लड़कियों को कलर बहुत पता रहता है। ठीक है छोड़ो, जान दो, कलर के बीच में नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है। फिर देखो उसने कौन, फिर ब्लू कलर कौन सा, ये वाला है ना। फिर क्या आया, अरे इसकी माँ, ये कौन सा, ये भी बिल्कुल ब्लू नहीं है। फिर क्या आएगा, येलो आएगा, क्या आएगा, येलो कलर, क्या आ रहा है, येलो कलर आएगा। फिर क्या आएगा, रेड कलर आएगा, क्या आएगा, मतलब द वन विच इज नॉट एब्जॉर्ब, समझ में आया ना। इसके बाद क्या आएगा, रेड का, चुप ना, ठीक है, ये रेड आया, बराबर ना। मतलब देखो यहां पे उसने वॉयलेट को बाहर दिया, ब्लू को बाहर दिया, और येलो को दिया, और ऑरेंज को, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गए। तो उसकी जगह पे ये डार्क लाइन आ गई, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। तो सेम लाइन जो वहां पे एब्जॉर्ब हुआ था ना, वो एमिशन स्पेक्ट्रम में, मतलब तुमने ये लिया फोटोग्राफिक प्लेट, फिर से लिया, और है ना, ये क्या लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, बराबर ना। तो इसमें से कौन सा एब्जॉर्ब हो गया था बताओ, इंडिगो, है ना, इंडिगो कलर कौन सा है, लेट्स से वो इंडिगो है, ठीक है, ये इंडिगो कलर आ गया, बराबर ना। फिर दूसरा और कौन सा एब्जॉर्ब हुआ, ग्रीन किधर है भाई, ये वाला है, ये ग्रीन है, बराबर ना, है ना। और बताओ, ग्रीन, और क्या, ऑरेंज कलर, बराबर ना।
ये ऑरेंज है, ठीक है। तो देख रहा है जो कलर इसमें गायब हो गया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वही कलर तुम्हें मिल रहा है इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इससे ही पता चलता है कि ये हीलियम का एटम है, इससे ही पता, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, द कलर विच वाज एब्जॉर्ब इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, it was मतलब which was disappear in the absorption, now it is appeared in the emission spectrum. तो this is the characteristic of atom, each and every atom, हाँ, सिर्फ हीलियम एटम की बात नहीं कर रहा हूं। तो इससे पता चल रहा है कि वो, तो ये किससे पता चल रहा है? कौन? मतलब बहुत सारे एटम, समझ में, हर एक एटम का ये स्पेशलिटी है। लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे किया था, उतना टाइम नहीं मिला, उसकी उम्र कम थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एमिशन स्पेक्ट्रम समझा कि नहीं? वाटर एब्जॉर्प्शन, हाँ है ना। सर वो वाला AC बंद करो ना फर्स्ट, इधर से फर्स्ट। थैंक यू। कैसे वीडियो चलता है भाई? फिर ये आ जाएगा वापस। देखो ये देखो, दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये वाला क्या बरे, समझ में आया? किधर से कम करूँ? कम ही है रे वो। आ गया ना, समझा क्या? Should look familiar. It's called the emission spectrum, and this is the emission spectrum for the element hydrogen. Each element produces a unique emission spectrum with different colored lines, and we can use the emission spectrum from a star or galaxy to determine which elements are in it. Should look familiar. It's called an emission spectrum, and this is the emission spectrum for the element hydrogen. Each element produces a unique emission spectrum with different colored lines, and we can use the emission spectrum from a star or galaxy to determine which elements are in it. Should look familiar. It's called an emission spectrum. बैक घर में भी रील्स बहुत देखती हूँ। ये वाला है। If you remember, I told you that the Rutherford's model predicted that when the atom is decaying, it'll give out radiation having multiple frequencies, but these frequencies will be continuous. But I told you that's not the case. Now let me come to what I meant exactly. We know that if I heat an object, it is going to give out some kind of radiation, right? Like a flame, for example, or a piece of hot metal. Now, if I take this hot metal, so let me take an incandescent light bulb, which is basically nothing but a heated tungsten filament, right? And that's giving out some radiation in the form of light. If I take this light, I pass it through a prism, and I keep a screen behind it, what will I get? I'll get a continuous set of colors, right? Or a continuous spectrum, correct? Something like this. Now, if I change the source to a fluorescent lamp or a mercury vapor lamp and then perform the same experiment, I find something very different. On the screen, I find only certain wavelengths or certain colors. But in the previous case, I found a continuous spectrum of wavelengths or colors. Now,
What was the difference? In the first case, I heated a solid, a tungsten filament. In the second case, I was heating a rarefied gas. In the case of a mercury vapor lamp or a fluorescent lamp. So when I heat a rarefied gas, I get only a set of wavelengths on my screen. हाँ ठीक है, तो वही चीज था, समझ में आना। तो जो लाइन यहाँ पे गायब हो रहे वहां पे तुमको अपीयर हो रहे, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, समझ में आया ना। तो क्या हुआ व्हेन लाइट इंटरेक्ट, तो यहाँ पे एक चीज मैं लिखना चाहूंगा कि व्हेन, यहाँ पे देखूंगा मैं, इसको लिखेंगे हम लोग डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट लीडिंग टू, हाँ रुकना, इसके नीचे लिखना है, टू बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उसमें ना ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये लाइट हो गया, ये एटम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज द वेव नेचर एंड दिस इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा मैं हाँ तब क्या, देखो अब यहाँ पे देखो, व्हेन लाइट है ना, लाइट ट्रेवल्स, या व्हेन लाइट प्रोपोगेट बोलते, प्रोपोगेट्स, इट बिहेव एज अ वेव, एज अ वेव, and when it interacts with the matter, it behave as a particle, stream of particle, क्या बोलते हैं इसको, stream of particle, as a stream of पार्टिकल, और लाइट का पार्टिकल है इसलिए उसको बोलेंगे कॉल्ड एज फोटोन, क्या बोलेंगे इसको, है ना, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, लाइट का पार्टिकल फोटो मतलब लाइट होता है, इसलिए उसको फोटोन बोलेंगे, बराबर ना। तो इंटरेक्ट किया, अपने को दो रिजल्ट मिला, डुअल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मैंने तुमको टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बता दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेव नेचर मतलब इसमें सिर्फ ये दो लिखो, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या बोला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या पढ़ना है अपने को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये नहीं पढ़ना अपने को, और ये पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझा ना। और ये एमिशन स्पेक्ट्रम लिखा था मैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा था मैंने। तुमको ये बनाना है तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसा कुछ खास डायग्राम नहीं है, समझ में आया ना, है ना। लिखना है ना, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि द कलर विच इज गेटिंग डिसअपियर, द सेम कलर इज गेटिंग अपियर्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, ठीक है, समझा, समझा। अरे ऊपर लिखा है ना, देखना, चालू करने के लिए वही तो लिखा मैंने। हाँ ऐसे चाहिएगा तुम लोगों को, एसी का रिमोट नहीं है। ये लो बेटा, ठीक है। नहीं रे,
डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो पूरा इसको पकड़ लिया। अरे आप बस बस अब देखो यहाँ पे देखो, रुक रे, रुक रुक, देखो एक पहला पॉइंट ऐसा ले लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक पहला पॉइंट ले लो। अब दूसरा पॉइंट देखो, ऐसा है कुछ, रुको रुको रुको, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बराबर ना। दूसरा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर या एटम, मैटर और एटम या, है ना, गिव्स द इमेंस इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या, एटम और द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल, क्योंकि मैटर बोला तो उसके अंदर मॉलिक्यूल भी आ गया, बराबर ना। सो देयरफॉर वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, है ना। लाइट, व्हेन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है, लाइट है। रेडिएशन इज नथिंग बट लाइट। यहाँ पे ये क्या है, लाइट ही लिखा है ना, इसको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो। सो while we are interacting the matter with the radiation, it gives the information about the structure of atom, समझ में। so which is correlated with the structure of atom, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। therefore लिख दो, we need to study the characteristic of लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब समझा कि नहीं। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, है ना। तो पहले हम लोग वेव नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। समझा कि नहीं। ऐसा अलग अलग कलर से यूज करेगा ना तो अच्छा लगता है देखने में ना, है ना। हम इसको पूरा पैटर्न बनाते हैं, बस ये और ये कलर और ये कलर। ऐसी है ना तो किसी को नहीं। ये वाला तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आधा घंटा ले लेना। थैंक्स। देखा मैंने कलर भी लिख दिया, जो कलर उसमें गायब हो गए थे तो बचा हुआ है वॉयलेट, ब्लू, येलो, ऑरेंज। हाँ कर सकते हो। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट में। मैं सबको ब्लू ही बोलता हूँ, नहीं बोलता। जेनेटिकली मेंस को कलर करने से होता है। सिर्फ मेन पर मेरे एक सर जैसा था, उन्हें ब्लू ग्रीन रेड में डिफरेंस में प्रॉब्लम होता है और ग्रे ब्लैक उनको तो उसमें भी होता है। हो गया लिख के, हो गया ना 15 मिनट। 5 मिनट को बताने में लगेगा। बहुत सारे की हो जाती पता है,
जब तुम्हें कम कम पढ़ना रहता है तब पढ़ते ही नहीं हो। अरे नहीं अभी भी कम कम ही है बट कैसे पढ़ते हैं? कैसे? कैसे पढ़ के तुम लोग पूरा डिफरेंट कैसे? अरे नहीं आई गेट दैट मतलब हमारा ही कैसे चला ना कि स्क्रीन दिखा है चैप्टर सारे सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़े ये जो एक साथ कभी टेंस दे दे पता भी नहीं चलता। हाँ ना, एक हफ्ता पहले बोल देंगे कि यार एक मैथ हाँ ठीक है। ये तेरे भी कॉलेज में साइंस के लिए 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ना? सॉरी 70 हमारा तो हो गया? अरे नहीं सर, खाली बायो का ही सर हम लोग के प्रैक्टिकल चालू पूरा से केमिकल मिक्सिंग सब कराते हैं बताते सॉल्ट एनालिसिस ना? केमिस्ट्री में मजा सॉल्ट एनालिसिस चालू होगा ना? हाँ कॉपर सल्फेट का किया? अभी लेड ना? 10th में करा ही हम लोग ने तुम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक किया होगा? लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक। नहीं वो अभी वो नहीं टिट्रेशन पता है टिट्रेशन है ना वो क्रिस्टलाइजेशन अभी क्रिस्टलाइजेशन किया। तुम लोग को इंटीग्रेशन सबको देता है तुम्हारा प्रैक्टिकल चालू हुआ? लाइट पिंक कलर वाला किया, येलो ऑरेंज वाला किया? पॉइंट्स कम रहेंगे तो पास में नहीं किया? तो कौन सा करा है प्रैक्टिकल अभी? हम लोगों ने तो खुद के इंस्ट्रूमेंट सॉल्ट एनालिसिस कराया पहले? पूरा सब खरीदा टेस्ट बाहर से खरीदा कि कॉलेज ने दिया? कॉलेज ने पैसा दिया नहीं वो इंक्लूडिंग द लैब कोट मतलब केमिस्ट्री का जो भी था वो सब चीज में इंक्लूडेड था। हो गया? नहीं सर ऑलमोस्ट सर अब ये बना रही हूँ क्या बना दिया? जो आपने चाहा तो लाइट को और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? फोटोन। और क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। समझा? लाइट और आपने क्या लिखा है? क्या? डायफ्रैक्शन। ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब और एमिट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन, उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है नहीं ऐसे दुनिया में, समझ में आया ना? तो जो भी मतलब जो भी बनाया गया मैन मेड वो ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। समझ में आया ना? ब्लैक बॉडी पता है ना तुमको? ब्लैक कलर के कपड़े पहले गर्मी ज़्यादा लगती है, लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो, इट बिकम्स अ ब्लैक बॉडी। हाँ इसलिए मैं वाइट पहनता हूँ हमेशा। मैं तो मोस्टली वाइट पहनता हूँ। कुछ कुछ बच्चे मुझे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपके पास एक ही शर्ट है क्या? बोला नहीं मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन सब वाइट ही है। ऐसे क्या पूछते हैं बच्चे? अरे बच्चे कुछ भी पूछते हैं, तुमको नहीं मालूम। क्या लिखा है? फिर से कान में कुछ बोलिए, तभी बोलता सोचता हूँ ये 15 मिनट क्यों मांगती है। दीपाली सब समझ में आया ना? कितनी अच्छी तो है।
नहीं समझ मेरा तो डुअल नेचर ऑफ ईएमआर और फिर वो दो बार क्या वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। डुअल नेचर मतलब कौन सा नेचर है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर है मतलब लाइट वेव के फॉर्म में भी है और पार्टिकल भी है। बताया था ना तुम लोग को। ए ये एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने बनाया ये दोनों सेम एटम का, याद रखना। हाँ तुमने प्रैक्टिकल में स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट कोई किया? प्लैटिनम वायर वाला स्पेक्ट्रम ही है। प्रैक्टिकल करूंगी ना मैं। तुमने कॉपर सल्फेट का सॉल्ट प्लैटिनम वायर से हीट करके देखा हो तो ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आया होगा, है ना? तो वो स्पेक्ट्रा ही बता रहा है कि ये कॉपर एटम है ना? अगर ब्लूइश वाइट आएगा तो वो लेड होता है। क्या होता है? लेड। स्पेक्ट्रम मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो सर 2 मिनट। अरे कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं, पढ़ाने जा रहा हूँ। आरव से नहीं पूछा आपने उसको वाले? क्या आरव से भी नहीं पूछा पढ़ा कैसे रहे हो? कैसे पढ़ा रहा हूँ मतलब? ओपिनियन नहीं लिया आपने, ओपिनियन नहीं लिया। फिर हाँ वो भी लिख रहा होगा ना तो मत पढ़ाओ। सुनो अभी ए रुका हूँ मैं आधा घंटा। ऐसे रुकते रहूंगा तो बहुत लेक्चर चलेगा। अभी तो एक ही मॉडल कराया ना, अभी बोहर एटॉमिक मॉडल है, फिर वेव मैकेनिकल मॉडल है, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर पढ़ाया गया कॉलेज में? हाँ अभी स्टार्ट हुआ है ना। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, कॉलेज वाले को नहीं समझ रहे? सर कॉलेज के टीचर में खुद को पांडे सर पढ़ा रहे ना, तो भी नहीं समझ रहा है? तो पांडे सर का भी किसी को नहीं समझता ऐसा? क्या बोले थे तुम? कॉलेज में ना खुद को ही प्रोफेसर लोग खुद को ही पढ़ाते हैं, बोर्ड में देखते हैं खुद ही लिखते रहते हैं, पूछते भी पीछे भी नहीं लिखते। नहीं मैं क्लासेस में और कॉलेज में भी मैं पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों टीचर हूँ मैं, क्लासेस का भी कॉलेज। मैं वही क्वालिटी देता हूँ भले मेरा सिलेबस हो या ना हो। कुछ लोग मिस लोग आएंगे बोलेंगे मैंने तो 3 चैप्टर दिया, तूने तो 2 ही चैप्टर दिया एग्जाम में। मैं बोला मैं 1 ही चैप्टर दूंगा, मैं आधे ही चैप्टर दूंगा एग्जाम में, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तुमको क्या करने का मैं कितना भी चैप्टर रखूँ? कॉलेज वाले भी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ऐसा बात है। देखो जल्दी हाँ भगाते हैं। तुमको क्या अभी ये इतना डिटेल में कौन बताता है? मैंने लास्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना डिटेल में पढ़ा दिया था ना 11th को, वो लोग ने मेरा नोट्स एकदम संभाल के रखा था, समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में उतना वो लोग क्या बोलेंगे सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, बट क्या है ना बच्चों को, जो बच्चे क्लासेस नहीं जाते वो सिलेबस कंप्लीट करके क्या फायदा है? कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो गरीब होते हैं, मतलब नहीं जा पाते हैं, तो वो तो उनका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो, तो उनको 12th में प्रॉब्लम होगा ना। 11th इज एकदम फंडामेंटल है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, सुनो अब अपने को कुछ
साइलेंट फीचर्स या प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे किसके, लाइट के। तो पहला प्रॉपर्टी है लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट कैसे ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of the wave। मतलब अगर लाइट ऐसे चल रहा है, ये मान लो कोई तुम्हारा ये है एक्सिस जैसा, और यहाँ से ये डायरेक्शन है इसका, लाइट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया ऐसा, और मैग्नेटिक कंपोनेंट इसका ऐसा रहेगा। ये इलेक्ट्रिक मतलब परपेंडिकुलर में बना रहा हूँ, तो वो वेव के फॉर्म में तो जा रहा है। कैन यू सी दिस। अब देखो इसका कलर देखो, ये लाइट मान लो तुमने इसको ये डाला तो भाई ये ऐसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा है, ये वाला ऐसा रहेगा। लेट्स से वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और अगर नहीं मतलब येलो से क्या करना है अपने को, कलर से मतलब है ना, ठीक है। और ये इसका देखो, ये उसको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है तुमको, मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये डायरेक्शन जो है, फिर से अगर मैं बनाऊंगा तो ये आगे तो जाएगा ही ना, तो ये इलेक्ट्रिक जाएगा, फिर ऐसा हो जाता है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक ऐसा ऐसा ऐसा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट, समझा कि नहीं। तो दोनों कंपोनेंट है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और लाइट ऐसे ही जाएगा ना भाई, और उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसा जाएगा, मतलब दो कंपोनेंट है उसको, जा रहा है स्ट्रेट बट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जा तो रहा है स्ट्रेट ही ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल का, इसलिए तो इसको बोलते हैं वेव नेचर। समझ में आया ना, वेव नेचर मतलब वेव के फॉर्म में होना चाहिए ना। लाइट भी वेव है, तुमको मालूम है, साउंड वेव भी हो, और वाटर वेव पता है, मैटर वेव पता है, मैटर वेव सुना है, मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, नहीं पता। आएगा वो सिलेबस में भी है, समझ में है ना। हाँ इसमें है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अगर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नहीं समझा और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं समझा, तो तुमको ना वो जो वेव मैकेनिकल मॉडल वो समझेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा। भाई वो 22 बाप रे। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया, और ये इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ऐसा करके। हाँ लाइट, इलेक्ट्रिक और दोनों फील्ड होता है, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना, तो वो जो मैग्नेट होता है ना, थोड़ा सा ऐसा रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ऐसा इन्फ्लुएंस हाँ लाइट से। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों है, ठीक है। बहुत वीक होता है ना इसका मैग्नेटिक। हाँ बहुत वीक होता है, बहुत, ठीक है, नहीं तो सारे मैग्नेट और सबको खींचते चलेगा वो, समझ में है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द लाइट। मतलब वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है ना, ऐसा भी जा रहा है ऐसा भी जा रहा है, ठीक है, और उसको भी परपेंडिकुलर है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट डायरेक्शन को। फिर तीसरा पॉइंट ये होगा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब चाहे कोई भी लाइट हो, ये तो विजिबल लाइट है, इसका लाइट का स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाकी लाइट है, जैसे मैंने रेडियो वेव्स बोला, माइक्रोवेव्स बोला, है ना, फिर इंफ्रारेड बोला, अल्ट्रावायलेट रेज बोला, एक्सरेज बोला, सबका स्पीड सेम ही होता है, क्योंकि सबके सब लाइट ही है ना, सबके सब क्या है, लाइट ही है। उसको खाली नाम दिया है कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बराबर ना। तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। फिर और एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है ना, इट डज नॉट रिक्वायर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। मतलब उसको ट्रेवल करना है तो उसे मीडियम की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना। जैसे लाइट तो सन से आ रहा है, जो वहाँ वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम है ना, स्पेस में वैक्यूम है, तो वहाँ से भी तो ट्रेवल कर रहा है। एटमॉस्फेयर में आ गया तो वो मीडियम में आ गया, एयर पार्टिकल सब आ रहे हैं, समझ में आया ना। लेकिन वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है, विथ मीडियम भी ट्रेवल करता है और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
समझा कि नहीं मैं क्या बोला? तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, लेकिन बाकी वेव्स है जैसे साउंड वेव्स है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना? जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ तो तुम सुन पा रहे, क्यों मालूम है? मेरे मुंह और तुम्हारे कान के बीच में बहुत सारे एयर पार्टिकल है, तो मेरा जो एनर्जी निकल रहा है वो पार्टिकल से टकरा रहा है, वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट कर रहा है, हिट करते करते तुम्हारे कान के पर्दे को भी हिट कर रहा है, तब तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अगर मीडियम नहीं होता ना तो मैं कुछ भी बोलता तो तुमको क्या लगता, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं गूंगा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बहरे हो, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा होता है। और theory है जैसे like how animals can feel certain types of waves कि humans के पास कुछ specific सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है जो हम और रेज और चीजें सेंस कर पाए, तो बहुत चीज वेव्स अराउंड है ना हमारे, तो बट सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल कर सकते हैं, टेस्ट कर हाँ, तो वो गॉड ने अपने को जो दिया है वही कर पाएंगे ना। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक होता है ना, उसको बहुत कुछ पता चलता है। समझ में आया ना? कुछ एनिमल स्मेल करके समझ जाते हैं कि मतलब ऐसा खतरा है वहां पे। हाँ, कौन? Rats पर से एक intuition आता है कि ship ऐसे डूब जाएगी तो फिर वो उस ship से निकल जाता है। हाँ, सबको रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। मैं वही बोल रही हूँ कि ह्यूमंस के पास ये थ्योरी की कुछ सेंसरी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नहीं है जो एनिमल्स के पास एक बहुत चीजें फील कर सकते हैं, तो ऐसा बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बहुत टाइप के वेव्स हैं, ऐसा थ्योरी से है। और ये जो सेंस बनाते हैं अगर आप पढ़ोगे तो, क्योंकि अगर हमारे पास ईयर्स नहीं है तो हम सुन नहीं पाते, अगर कोई और चीज और हाँ, तो स्नेक के पास किधर ईयर्स होते हैं, वो तो ऐसे ही समझ जाता है। हाँ वो सुन नहीं सकते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, वो लोग खाली सेंस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उनके पास आंखें होती है, मुंह होते हैं, कान नहीं होते। समझ में आया ना? समझे कि नहीं? तो ये सारे उसके प्रॉपर्टी हो गया। अब जो ये तो मैंने बता दिया, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव है अगर तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। देखो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है? वेव्स या लाइट या फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है कि नहीं? फोटोन मत बोलो भाई, फोटोन बोलेगा तो पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिकल। अभी मैं उसको फोटोन नहीं बोलूंगा, है ना? जब मैं पार्टिकल नेचर बताऊंगा तब मैं उसे फोटोन बोलूंगा, लेकिन लाइट फोटोन ही होता है। समझा कि नहीं? है ना? क्यों? बिकॉज वी आर स्टडिंग व्हाट। समझा कि नहीं? आ रहा हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? मैंने फोटोन अभी इसको क्यों नहीं बोला, समझा कि नहीं? क्योंकि वो पार्टिकल हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, तुम्हें मालूम है वेव्स कैसा होता है? ऐसे ट्रेवल करता है वेव्स, ठीक है? तो वेव का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेवलेंथ। पहला प्रॉपर्टी आ रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बताओ? ये, हाँ, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ भी है ना। ये थोड़ा और ऐसा करोगे तो ये ट्रफ आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, है ना, इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। या ये भी पूरा एक वेव है। अगर तुम एक साइकिल पकड़ोगे तो इतना ये वेव है, लेकिन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वेव। इट इज डिफाइन एज, इट इज, ये सारा प्रॉपर्टी दिया ना, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। प्रॉपर्टी तो मैंने बताया, मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव हो गया। इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or trough is called as wavelength. क्या बोलते हैं इसको? wavelength. It is denoted by, या it is represented by what? by lambda. इसको lambda बोलते हैं। क्या बोलते? उधर भी देखो बनाया मैंने, है ना, lambda. या इट इज मेजर्ड इन एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। इसका यूनिट भी बता रहा हूं, इट इज मेजर्ड इन एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, है ना। 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है भाई? 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर, बराबर ना? 10 मीटर मैंने बताया था। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻9 मीटर। मतलब नैनोमीटर में भी वेवलेंथ को बोलते हैं, बराबर ना? डिस्टेंस है, बट वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, इसलिए नैनोमीटर वगैरह का यूज किया जाता है, ये एमस्ट्रॉन्ग का। दूसरा जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट,
या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझा ना? हाउ विल यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी दीपाली? हाउ विल यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? Frequency, number of waves. नंबर ऑफ वेव्स। देखो किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, कितना वेव्स पास हो रहा है ना, है ना? हम लोग बोलते हैं ना लोकल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, हर 2 मिनट में एक लोकल आता है, बराबर ना? तो वैसा वेव्स का भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second is called as frequency of wave या frequency of light या electromagnetic radiation, है ना? उसे उसका frequency बोलेंगे। क्या बोलेंगे? frequency। इसका यूनिट it is represented by what? nu। इसको nu बोलते हैं। देखो nu, हाँ, nu is called as nu, ये उसका सिंबल है nu, हाँ। ये इसको बोलते हैं म्यू, पता है? ये म्यू बोलते हैं, mu मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो nu है, न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट क्या होगा बताओ? हर्ट्स हो गया, या बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इट इज पर सेकेंड ना, तो इसको साइकिल पर सेकेंड, CPS बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड। मतलब एक वेव एक साइकिल हो गया। अगर तुमने हाफ वेव को मिला है तो एक सर्कल जैसा हो गया ना, तो ऐसा हो गया। तीसरा आता है, फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा, बताओ? वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी, है ना? छोड़ना यार, नहीं वेलोसिटी पढ़ना, रुक। सर बुक के से जाओ मार्क्स काट दो। हाँ मतलब बोर्ड में वेलोसिटी लिखने का मार्क्स। नहीं मतलब कि मैं वेलोसिटी उसमें नहीं दिया है, ऐसा लग रहा है तुमको? मुझे पता है। ऐसा तुमको लग रहा है कि नहीं? मुझे ऐसा नहीं पता। है ना? वेलोसिटी देखो ये क्या होता है, इट इज डिफाइन एज डिस्टेंस। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। मान लो कोई वेव है, एक मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, इन 1 सेकेंड। कोई वेव है वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, कोई वेव है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो सबका वेलोसिटी अलग हो जाएगा ना, है ना? हम लोग जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करें उसके हिसाब से अपना वेलोसिटी होगा ना। जैसे ट्रेन का वेलोसिटी और मेरा वेलोसिटी सेम रहेगा, बाइक का वेलोसिटी मेरा वेलोसिटी सेम रहेगा नहीं ना, बराबर ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड is called as velocity of electromagnetic radiation या light या wave, बराबर ना? is called as velocity। हाँ वो लिखा है मैंने। अच्छा, it is, ये सब लाइट ही है, सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या है? लाइट ही तो है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? लाइट का स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय c, या v भी बोल सकते, बहुत लोग v भी बोलते हैं, ठीक है चलेगा। अच्छा, न्यू का फॉर्मूला जो था, न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है c बाय लैम्डा, ठीक है? तो c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना? नहीं समझा मैंने क्या बोला? इट इज डिनोटेड बाय c, और ये क्या हो जाएगा बोलो? c बराबर क्या होगा? न्यू इंटू, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड, क्या लिख रहा हूं मैं? क्या लिखा ये? कितना अच्छे से तो लिखा। इट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब बराबर है, एंड वेवलेंथ, बराबर है, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा बताओ?
यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर तुमने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब फोर्थ वाला जो है, नेक्स्ट नहीं करना है मेरे को, ठीक है। फोर्थ वाला आता है वेव नंबर। क्या आता है? वेव नंबर। वेव नंबर मतलब इट इज नंबर ऑफ वेव्स। द नंबर ऑफ वेव्स, number of waves accommodated in 1 centimeter path, in 1 centimeter path is called as वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर। इधर देखो जरा, ये दिख रहा है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर, इसको हटाओ भैया, है ना। ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इसमें कितने वेव आए? ये भी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये एक ही वेव है। अब देख इसमें कितने वेव आए? 1 सेंटीमीटर में 2 वेव आ गए। अब बता, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्या है? अब कितने वेव आ गए? 3 वेव आ गए। फिर देख, 1 2 3 4 वेव आ गए, बराबर ना, 1 सेंटीमीटर में। तो डिस्टेंस तो सेम ही है 1 सेंटीमीटर, मतलब पाथ जो है वो 1 सेंटीमीटर का ही पाथ है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहा है ना। तो वेव नंबर यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितने हैं? ये 1 है। ये कितने हैं? 2। इधर 2 है, n बराबर 2, इधर 3, इसमें क्या आ रहा है? 4। तो जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम हो रहा है। कैन यू सी दिस? ये देखो, ये वेव, एक ही वेव इतना बड़ा है, इसमें देखो इतना बड़ा है, इसमें उससे भी छोटा होगा और इसमें उससे भी छोटा हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? कहने का मतलब क्या? हाँ, तो इट इज, पहले लिख दो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या लिखा मैंने? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होते जाएगा और वेव नंबर बढ़ेगा। And it is represented by न्यू बार। न्यू बार बोलते हैं इसको। न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये न्यू बार है, तो न्यू बार का फॉर्मूला बनेगा 1/λ। रेसिप्रोकल है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नीचे अगर मीटर लिया तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर इनवर्स, बराबर ना। ये इसका यूनिट हो गया। 5वां आता है एम्पलीट्यूड। क्या आता है? ये समझा ना, वेव नंबर तो समझा ना। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर पाथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, कोई वेव्स है वो इतना ऊपर जा रहा है, ये इसका है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेकिन कोई वेव्स है वो इतना ऊपर गया तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। कोई वेव है इतना ऊपर गया, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे भी जा रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब वो रेडिएशन जो है, लाइट है, उसका इंटेंसिटी कितना है। जैसे देखो, सुबह वाला जो लाइट रहता है या धूप रहता है, अपन लोग आराम से खड़ा हो सकते हैं, बोलते हैं 9 बजे धूप में खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या 12 बजे या 1 बजे, वो भी गर्मी के सीजन में, खड़े रह सकते हो क्या? नहीं। उस टाइम पे इंटेंसिटी उसका ज्यादा होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। ऐसा रिलेशन बोला जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। समझ में आया ना, ये रिलेशन भी है। तो यहाँ पे लिखूंगा द मैक्सिमम हाइट, ये ऊपर गया तो हाइट हो गया, नीचे आ गया तो ये डेप्थ हो गया, बराबर ना। तो यहाँ पे लिखूंगा द मैक्सिमम हाइट, क्या लिखा हूं मैं? हाइट और डेप्थ हाइट ऑफ क्रेस्ट, ऐसा लिखो, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। समझ में आ रहा है क्या भाई? ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या रेडिएशन, बराबर ना। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? हाँ, नहीं आ रही है? थोड़ी बहुत तो आ ही रही होगी, बराबर ना। हाँ,
है ना। तो एम्पलीट्यूड जो क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और मैंने क्या बोला रिलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय it is represented by what? A, है ना, A। रिलेशन क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर ना। इसका यूनिट क्या होगा, वही एमस्ट्रॉन्ग, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, सब इसका यूनिट तो है, समझ में आया ना। तो ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइट या वेव, समझ गया कि नहीं। क्या लिखने का थोड़ी ना, लिखो 5 मिनट लिखने के बाद ब्रेक। लिखने का पूरा भी। अच्छा अभी ले लो 5 मिनट का ब्रेक, नहीं तो बाद में तुम अभी तो बच्चों का सुनना पड़ता है, मैं थोड़ी ना आनंद सर होगी भगा दूंगा, है कि नहीं, बराबर ना। हाँ आनंद सर केबीसी में भी गए थे, पता है तुमको। हाँ, अमिताभ बच्चन का दिमाग ही घुमा दिया उसने। हाँ, मैथ्स का सब वो इतना ऐसा सब फॉर्मूला उसको बता, मतलब उसने ही पूछा ना कुछ बताओ ऐसा कि जो सब किसी को ना पता हो। हम लोग ने अब तक वेव नेचर के बारे में बात की, अब हम लोग थोड़ा सा पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। सुनो क्या, ये लगा दूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं इसमें। देखो यहाँ पे अब देखो, वी आर गोइंग टू सी द क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। हाँ इसको दिया था मैक्स प्लैंक, क्या नाम है इसका, ठीक है, किसने दिया था, मैक्स प्लैंक, है ना। और इट एक्सप्लेन, सुनो इट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो, हाँ मैंने वेव नेचर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बराबर ना। मतलब ये पार्टिकल नेचर मतलब क्या होता है कि व्हेन, मतलब दोनों बता रहा है, वेव नेचर भी बोल रहा है वो, रुको, और वेव नेचर भी बता रहा है, ऐसा नहीं किसी को पार्टिकल नेचर बता रहा है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट देखो, क्या बोल रही तो, चलो कौन सा पिंक है रे, यही तो पिंक है ना। सर वो नहीं नीचे लास्ट वाला पिंक, ये नीचे से फोर्थ लाइन लास्ट, ये नीचे क्या चिल्ला रही है, ये देखो देखो, रेडिएंट एनर्जी is absorbed or emitted। जो एनर्जी रेडिएंट मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, इफ इट इज एब्जॉर्ब और एमिटेड,
है ना, एब्जॉर्ब भी होता है, एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली मतलब ये लाइट को या एनर्जी को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर पाता है। इट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, और बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी called as क्वांटा मतलब एक क्वांटिटी है, ठीक है। या मैंने क्या बोला, इसको फोटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। समझा कि नहीं? मतलब कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एमिट कर रहा है, वो हमेशा उसको जब एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इट इज एब्जॉर्ब एमिटेड डिसकंटिन्यू, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। थोड़ा सा एक पैकेट लिया, उसको एब्जॉर्ब किया, फिर दूसरा पैकेट लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, तीसरा पैकेट लिया, ऐसा है ना। हम लोग खाना खाते हैं तो मम्मी जब अपने को खाना देती है तो सब ऐसा साथ में खा लेते हैं क्या? नहीं ना, है ना। पैकेट, ये अपना पैकेट हो गया, इतना सा उठाया, इतना खाया, बराबर ना, इतना उठाया। तो वही है, पानी भी हम लोग सिप बाय सिप पीते हैं, भले वो कंटिन्यूअस देखे लगे, तो इट इज हाँ देख, सिप बाय सिप हो गया ना, ठीक है। मतलब बॉडी में जब भी जा रहा है तो कहने का मतलब वो है, वो जा रहा है, वो पैकेट्स के ही फॉर्म में जा रहा है। उसको तुम कितना भी अमाउंट पकड़ सकते हो, वो तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना अमाउंट ले सकता है। तो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट। तो ये देखो, इधर से ही बदलाव हो रहा है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। मैंने बोला ना, दिस इज द डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उसने क्या बोला कि रुदरफोर्ड को उसने क्वेश्चन किया था ना कि एनर्जी इट इज लूजिंग कंटिन्यूअसली, है ना, इट शुड फॉलो ए स्पाइरल पाथ फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये क्या बोला है, रेडिएंट एनर्जी चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे एमिट हो, इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअसली। समझ में, कंटिन्यूअस कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। दूसरा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम, एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन बोल सकता हूँ। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल होता है। एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन बोले तो पार्टिकल हो गया ना भाई, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तुमको मालूम है ईच फोटोन या रेडिएशन, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ई इज एनर्जी, देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू, इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, एच न्यू आएगा। क्या आएगा? एच। तो मतलब किसी भी वेव्स या किसी भी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी पता चल जाएगा। वेयर एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इधर सी है क्या स्पेलिंग में? प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ। इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। ये जूल सेकेंड है, जूल्स मत पढ़ना इसको, इट इज जूल सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो वेयर एच इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट, ई इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, है ना, या फोटोन। व्हाट इज न्यू? न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, लाइट या EMR। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, दोनों एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय अ बॉडी is always integral multiple of, क्या होता है? It is always integral multiple of each photon। each photon मतलब ये देखो, ये फोटोन ही है, ये एनर्जी मतलब फोटोन, ये फोटोन है इतना h न्यू, तो मल्टीपल ऑफ h न्यू लिखना है। क्या लिखना है? इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कोई भी बॉडी या तो वो h न्यू एब्जॉर्ब करेगा, है ना, या 2h न्यू एब्जॉर्ब करेगा, या 3h न्यू एब्जॉर्ब करेगा, 4h न्यू। इंटीग्रल मतलब E बराबर हो गया NH न्यू, वेयर n का वैल्यू जो है इट कैन बी 1 2 3 एंड ऑल दैट। समझ में आया ना? कुछ भी हो सकता है ना। वो तो बॉडी पे, इट इज नेवर 1.2h न्यू, इट इज नेवर 1.5h न्यू, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना लेगा। समझ में आ रहा है कि अभी मैं इतना खाता हूँ एक बार में, मेरा बच्चा इतना ही खाएगा ना,
तो उसके बॉडी वेट पे वो थोड़ी ना खाएगा। छोटा बच्चा रहेगा तो उसको बोलते हैं सिर्फ दूध पिलाओ, तो कौन सा बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, है ना, वो बॉडी पे डिपेंड करता है। तो इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन। तो जब भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो या तो वो H न्यू एब्जॉर्ब कर रहा है या वो 2H न्यू एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही वो एमिट करेगा। क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2H न्यू एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे H न्यू दे रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना, यही तो थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इट इज एमिटेड, बट इट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन। 1H न्यू इज कॉल्ड एज 1 फोटोन, 2H न्यू इज 2 फोटोन। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टूड। तो ये हो गया तुम्हारा क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नहीं, सिर्फ रेडिएशन बोलो, क्योंकि मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी फिक्स है, किसका, लाइट का या रेडिएशन का, उसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। लिख लो। क्या नहीं है ना, ध्यान देना, लिख दिया ना, छोड़। सर प्लैंक में है PLANC। किधर किधर है इन, वही तो मैंने देखा था लेकिन मेरे में नहीं है क्या। देखा मैंने दूसरे के बुक में देखा था। प्लैंक्स, मेरे बुक में नहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओल्ड में नहीं और न्यू में है। गलत है, अब आएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखा था किधर। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक वाले इतने स्मार्ट है, दिया सब कुछ है, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना, नोट्स के फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है। जैसे बोलते हैं डिटेल में अगर तुम्हें पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थियरी, अगर मैं तुमको क्वेश्चन बता, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी, तो ये लोग कैसे लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ब्लैक बॉडी दिस थियरी एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वो तो बराबर, नॉट एप्लाई प्लैंक्स गिव्स द नेम क्वांटम, मैंने ये लिखा, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी देन कैन बी एमिटेड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्वांटम को बोलते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद डायरेक्टली, मतलब लिखा सब कुछ है, समझा कि नहीं। सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, डिराइव क्वांटम थ्योरी का। नहीं, ये मैं तुमको सीईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता प्लैंक। तो इफ देखना एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या प्लैंक्स क्वांटम थियरी के ऊपर। बड़ा नहीं, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। नहीं, इससे बड़ा तो वो बना ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक का भी है, तो वो ऑर्गेनिक के हिसाब से, ये फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, ऑर्गेनिक का ठीक है। सर लिख रहा है यार ये। पोस्टलेट्स, QUA। कैसा लग रहा है तुम लोग को मेरा नोट्स? अच्छा लग रहा है? कुछ भी जी तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है? चलो, जो है वो बोल देने का है कि नहीं, क्या बोलते हो? हाँ, सभी लर्न तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बनारस। तुम्हारा कहाँ पे? बनारस के हो तुम? क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ, क्या पूरा नाम बताओ तुम्हारा। आरब सिंह। सिंह ना, हाँ, तो हाँ बनारस में है सिंह लोग बहुत। और बनारस में कहाँ रहते हो? मतलब वाराणसी के आउटर साइड पे रहता हूँ मैं, एकदम इनर साइड पे नहीं रहता, थोड़ा मतलब तुम्हारा city से डिस्ट्रिक्ट? दूर। हाँ, तो मैं भी वो सिटी से दूर ही रहता हूँ। हाँ, सेवापुरी सेवापुरी पता है? पता है। गया हो सेवापुरी? सेवापुरी तो स्टेशन भी है। हाँ, सेवापुरी। कोई कोई ट्रेन ऐसा है ना जो सेवापुरी में रुकती है, वहां से भी उतर के हम लोग अपने गाँव में। नहीं, ठाकुर ना होना इसका मतलब मैं बनारस का नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। सिंह लोग ही ठाकुर होते हैं। तुम्हारा क्या सरनेम? तुम दोनों सिंह ही हो। तुम कहाँ से हो? लखनऊ से। आपको मेरठ पता है? हाँ पता उसके है। पास बिजनौर। बिजनौर भी पता है। हाँ, वहीं पे डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है? हाँ, मेरे नाना है। मेरे नाना मेन सिटी में ही रहते। मेरे जो नाना है ना, मेन सिटी में ही रहते। सर आपका गांव कहाँ है? बनारस बोला ना। बनारस नहीं गांव। मेरा pretty famous है, बस। हम लोग के घर से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। हम लोग चल के भी जाते हैं। हाँ, बहुत नजदीक है ना।
मतलब समझ लो हम लोग को ये, हाँ राइट राइट पता है, फिर तो मुझे वो प्लेस पता है। उसको बोलते हैं बाबतपुर, लेकिन उसका एक्चुअल नेम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। हाँ पता है। बट वो उत्तराखंड से बिल्कुल टच है। बनारस में सब बिल्डिंग्स रहते हैं क्या? अभी बन रहे हैं, अभी पहले नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लेस बहुत मतलब बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है, थोड़ा अच्छा है। हाँ इधर ज्यादा लोग इसलिए मैं गांव में जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गांव में आऊँ। मेरे को मतलब वो फीलिंग आता है कि मैं मुंबई में भी रह रहा हूँ और मैं गांव में भी रह रहा हूँ, ऐसा लगता है। कभी भी बाइक उठाए चला गया सिटी में, खाने पीने मजा ले। सब लोग इधर बनारस से मैं भी तुम कहाँ से हो? आजमगढ़ से। मैं दिल्ली की भी हूँ। दिल्ली किसका गाँव रहता है? मैं गाँव ही नहीं बोलती ना, इसलिए मैं होम टाउन बोलती हूँ, गाँव नहीं बोलती, इसलिए वो लोग गाँव में तो गाँव जाते हो तुम? हाँ लाइक तीन बार गया हूँ। समर वेकेशन में जाते हो? हाँ मतलब जब मैं छोटा था लाइक तब विंटर्स में जाता था, मतलब ठंडी में। अभी एक दो साल पहले समर वैकेशन में गया था। सेवापुरी में एक बार गया हूँ, मेरे एक चाचा है उनकी लड़की के लिए लड़का देखने गया था मैं। कोई तो ट्रेन है वो सेवापुरी रुक के फिर बनारस जाती है, तो जिसका गांव सेवापुरी से नजदीक वो सेवापुरी में उतर जाता है, बनारस स्टेशन नहीं जाता है, तो उसको रिटर्न हो रहा है। बट मेरा हम लोग का मोस्टली ट्रेन बनारस ही रुकता है। बनारस से फिर जहाँ जाना है, जौनपुर जाना है, बनारस में बनारस जाना है, तो जौनपुर के सच्ची फिर आजमगढ़ गाजीपुर भी बहुत लोग जाते हैं। गाजीपुर, गाजीपुर पता है? हाँ गाजियाबाद है ना? नहीं गाजियाबाद अलग है भाई, गाजीपुर अलग है। हाँ पता है गाजियाबाद गाजियाबाद में मैं एक एग्जाम देने गया था, कौन सा वाला? गवर्नमेंट का कोई तो एग्जाम देना, कुछ हुआ ही नहीं मेरा, मतलब गया घूम के चला आया। सर मजा आया, गाजियाबाद घूम के आया। हुआ ही नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम दिया, मेरे को अंदर समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा इसका आंसर, कुछ आ ही नहीं रहा था मेरे को, पढ़ के नहीं दिया था मैंने। फिर तो कुछ फायदा नहीं है। बस ना केमिस्ट्री का एग्जाम देने गया था। नहीं गवर्नमेंट जैसे अभी फोटो का आपने फॉलो क्या फोटो ने लिया। हाँ फॉलो लिखा है। सारे गांव में जेन्युइनली पूछी थी कभी कुछ फॉलो ऑन भी, और मैंने नहीं सुना। थोड़ा अपना दिमाग भी तो यूज करो। मैंने नहीं, फोटो मैंने तो यूज नहीं किया, बट मैं पूरा बता रही हूँ कि हाईलाइट कर रही हूँ आपको। मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ या बट मैं हाईलाइट की वजह से तो ज्यादा दृष्टि का तो बहुत सारे चीज खाती है। अरे मैंने तो गुजराती सोच रही हूँ, पता है चालू करना मुझे सब सीड और क्या खाना तुझे? सीड पंपकिन सीड। चालू करना है मुझे, लेकिन You buy आज do ही you eat pumpkin seeds? अच्छा लगता हो गया लिख के? हर दिन चालू करना मतलब कि हर दिन खाती है? है। अभी मैंने खाना चालू नहीं किया, मैं करूँगी, पता नहीं कब करूँगी। चिया सीड्स भी अच्छे लगते हैं। हाँ मैंने चिया सीड्स सीड्स, हाँ ब्लैक It's walnut It's actually good for खाना। gut health. हमारे But it's not चलते yogurt. मेरे को तभी नहीं खा सकती। मैं भी ठीक हूँ। मैं कभी नहीं खा रहा हूँ, घर वाले सब खा रहे हैं। क्या हमें छुआ उल्टा रात में तो और भी नहीं खाते अच्छे, और सर्दी जल्दी नहीं तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड है ना, तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। हो गया लिख के?
वो खाते हैं तब ऐसे ऐसे ही नॉर्मल नहीं वो कुछ लोग होते हैं सर आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ तब तब क्या? तुम नहीं खाती? क्या खाती हो? चिकन खाती हो? फिश? मटन भी? मटन मेरे को ऐसा थोड़ा मतलब मटन का ग्रेवी खा सकते हो हाँ वो बहुत उसको चबाना पड़ता है उसको। तो एक बार मैं खा रहा था, मैं किसी के रिलेटिव के घर पे गया था, इतना खींच खींच के खा रहा था, मेरे को लग रहा था निकल के दूसरे के थाली में न चले जाए वो। ये लोग ने पकाया नहीं कि ये रियली ऐसा ही होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तुम खाते हो नॉनवेज? मैं क्विट किया। तुम खाते हो? तुम? क्रैब अच्छा रहता है? क्रैब तो मेरे को देख के गुस्सा आता है। मतलब प्रॉन्स होता है। नहीं नहीं, केकड़ा केकड़ा झींगा बोलते हैं। केक झींगा बहुत अच्छा लगता है खाने में, कुरकुरे टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुरकुरे टाइप का लगता है। हाँ उसको फ्राई करे ना। तीसरा तीसरा झींगा को स्नेल। हाँ मेरे को समझा खोल के वो खाते हो तुम लोग? अच्छा लगता है? वो इंग्लिश हिंदी नहीं पता मराठी क्या बोलते हैं मराठी में? ए हो गया ना? हो गया बेटा? तुम तो कुछ नहीं खाती रहेगी, खाना खाती हो ना? कुछ नहीं खाने वाले, सब कुछ खाने वाले। गुजराती हो? गुजराती है ना? तुम क्या गुजराती हो तुम? यूपी की हो? अच्छा हाँ, सिंह बोला ना तुमने। तू खाती है ना पटेल लेकिन नॉन जैन Do you eat garlic and onion? हाँ हाँ वो वाली जैन नहीं है ना हाँ नहीं जैन नहीं अच्छा ना पाव भाजी खा सकते लेकिन हो। वेज वाला पाव भाजी हाँ, कितना exactly, बोलते खाते क्या मेरे को समझ नहीं आता क्यों? उतना ही खा बहुत कुछ है वेज में भी, क्या है पनीर का ही कितना कुछ बनता है। क्या? पनीर के में कंपेयर टू एग, एग में भी उतना प्रोटीन नहीं रहता जितना हम लोग बड़ा बोलते हैं एग में उतना नहीं रहता। 6 रुपए का आता है, इतना ही प्रोटीन दे देगा। कोई भी डॉक्टर जब आपको डेफिशिएंसी होगी ना तो डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे आप चिकन खाओ फिश खाओ, और भी ये नहीं बोलेंगे आप पनीर खाओ या फिश ऑयल भी देते हैं। हाँ हाँ, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं ना उसको, कॉड लिवर ऑयल। बट मेरे को सच्ची में समझ नहीं आ रहा हर दिन सब्जी चले जाते ऐसा नहीं, मैं तो अभी सावन चल रहा है तो मैं कितने दिन से चिकन नहीं खाया। एक्चुअली मेरे पापा पहले चिकन बनाते थे ना तो अच्छे से बनाते थे तो मैं खाता था, मेरी वाइफ को बनाने नहीं आता चिकन अच्छे से। पक मेरे को कहाँ आता है? तो सीखो। अरे आपके पापा बनाते तो आपको देख के तो भाई आपको अब मैं केमिस्ट्री सीखूं कि मैं चिकन बनाना सीखूं? बताओ। सर लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अगर पूरे साल लाइक चिकन खाओ और ये श्रावण के महीने में ना खाओ तो कौन सा पाप हो जाएगा? हाँ बस बिलीव्स है वो, कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं मैंने तो बताया था तुमको ना, बोलते हैं कि अपने बाइक वाला स्टोरी तो बताया था मैं तुमको, तब से मैं बिलीव करने लगा। बताया नहीं तुमको बाइक वाला? मेरा बाइक चोरी हुआ था तो नवरात्रि का टाइम था तो मैं भी ऐसे ही बिलीव नहीं करने लगा कि मतलब जैसे तुम बोल रहे हो मेरा हट भगवान भगवान नहीं होते, मैं खाऊंगा चिकन। ना तो मैं जैसे चिकन उठाया ना तो मेरी फ्रेंड साथ में थी, उसने मेरे को मना किया कि मत खा नवरात्रि चालू है। बोला नहीं नहीं भगवान होते तो मेरा बाइक नहीं चोरी होता।
तो जैसे मैंने चिकन उठाया ना मुझे कॉल आया, और मैं लिटरली ऐसा बोल भी रहा हूँ, देख भगवान का कॉल है, वो लग रहा है रोक रहे हैं मेरे को। तो जैसे मेरे फ्रेंड का बोला कि अरे तेरा बाइक मिल गया, मैंने देखा इधर एक लड़का लेके खड़ा है, तब मैंने चिकन फेंक दिया उधर ही। और ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार और तो मैंने खुद से चैलेंज किया था, देखता हूँ खा के क्या होता है। तो हम लोग में वो नवरात्रि है ना, तो वो बोलते हैं कि रात में वगैरह नहीं खाना चाहिए वो देखा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने ऐसे चैलेंज किया कि देखता हूँ क्या होता है, तो मुझे देवी माँ निकल गई, इधर इधर दाने दाने आ गए। बट स्टिल आई मीन भगवान तो हर दिन वर्शिप करते हैं ना लोग, तो क्या sensitive बनाता है। तो अगर तुम्हें डॉक्टर ने बोला चिकन खाने के लिए, हाँ हाँ, तभी भी तुम नहीं खाओगे, बोलेगा अगर मान लो तुम उससे ही ठीक हो पाओगे और देयर इज नो अदर ऑप्शन, तब क्या करोगे? I तब mean, अगर मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आएगा तब मैं खाने लगूंगा, अब तब मैं वही बात है ना, मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सी इसी को बोलते हैं आइडियलिटी। आइडियल मतलब क्या होता है कि तुम किसी भी सिचुएशन, कोई गरीब आदमी बराबर ना, अभी मैं बोलता हूँ, अब उसको एक ही ऑप्शन मिला है कि मतलब तुझे दूसरे का छीन के ही खाने का है, तभी तो जिंदा रह पाएगा। दूसरे का छीन के ही खाने का कुछ, या मतलब तभी तुम सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे, ऐसा है ना। तो तुम्हें उस कंडीशन में भी उसका छीनना नहीं, तब तुम आइडियल रहोगे। परिस्थितियों के हिसाब से अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो जैसे तुम आइडियल हो, नोबडी इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, इवन अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, कोई भी बोले कि मैं आइडियल आइडियल हूं, आई डोंट एग्री विद दिस। समझ में आया ना? तो आइडियलिटी का मतलब ही क्या होता है कि तुम कोई भी गलत काम, अभी मैं ही हूं, मैं सिग्नल तोड़ देता हूं बराबर ना, तो वो मेरा आइडियल बिहेवियर नहीं है ना, है ना। मतलब कि आइडियल वही होता है कि जो कुछ भी गलत ना करे, कोई भी क्राइम ना करे, गाली भी ना दे। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही तो बोला, हो ही नहीं सकता ना, तभी तो भगवान बन जाएगा तब। बट अगर आपके पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, तो आप वो सर्कमस्टेंसेस के अंदर ले सकते हैं। जैसे आई मीन अभी मैं किसी को ऐसा वायलेट नहीं कर रहा, लेकिन अभी चिकन जरूरी नहीं है खाना। आई मीन आप लोग के पास और भी सारे ऑप्शन है, ठीक। व्हाट ऑप्शंस में इतने मतलब सारे आयु खाने के नहीं ऑप्शन एक सेकंड, बहुत सारे नहीं, वेज में भी बहुत सारे ऑप्शन है। सर वो करता जो जैसे जैसे आजकल अभी क्या- कल ही वो नाग पंचमी था, तो मेरे घर पे पूरी बना था, पुलाव बना था, सब्जी, वो तो इस हिसाब से आपको क्या सूरन मिला? के क्या बस आपको कार्ब्स मिला, फैट्स मिला और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बस, और आपको कुछ नहीं मिला इनसे। प्रोटीन मिला ना, दाल खाए तो प्रोटीन नहीं मिला। दाल में कुछ बहुत minute traces होते हैं, lenticels don't have a huge amount of proteins first of सर all. देखो इंडियन डाइट वैसी है, लेकिन चिकन भी महंगा ही आता है। चिकन कुछ सस्ता नहीं आता। वही महंगी चीजों में अब कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस में अच्छे खासे बीन्स देखो तो क्यों उसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तुम्हें? तो नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट तुम लोग को? नहीं, actually Indian diet के हिसाब से बहुत ओवर होता है, इसलिए इंडियन पीपल का कोलेस्ट्रॉल आपको बहुत ऑफन बढ़ा मिलेगा, हार्ट अटैक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन वो सिर्फ डाइट की वजह से नहीं होता, आपके फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर रहे उसकी वजह से भी होता है। तो Yes. पूरा ब्लेम डाइट को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कुछ और भी खाने का, तो आप क्यों जबरदस्ती चिकन को मार के खा रहे हो? फिर लोग आर्ग्यू करेंगे कि अगर हम नहीं खाएंगे तो चिकन कटेगा नहीं क्या, ये वो। तो हाँ, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं। तो आर्ग्यू करेंगे, लेकिन वो सेंसलेस पॉइंट है। आपके ऊपर है ना, आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। And sir, मैं वैसा बोल रहा हूँ। हमें भी पर्सनालिटी रहा। मैं पॉइंट ऑफ हेल्थ जो है उसके पर्सपेक्टिव में खाता हूँ, ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए खाता हूँ। हाँ, खाता हूँ ना, समझ में आया? कि वीगन्स जो रहते हैं वो बहुत अच्छा है, वो बट वीगन्स लोग पता ऑफन टाइम लोगों को गिल्ट ट्रिप करते हैं कि तुम क्यों किसी को मार रहे हो। हाँ। बट प्रॉब्लम ये है कि वीगन बनने के लिए चिकन मार के खा रहे हैं। सर हम लोग वीगन तो बनने संबंध के लिए नहीं। आपको बहुत रिच रहना पड़ेगा, बहुत। वीगन प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव हाँ, वो लोग का और oat ऊपर milk से क्या आप होता है, पूरे oat दिन milk भी almost breakfast है। पता है oat का क्या होता है ना कि आप जैसे आप गाय से दूध आ रहा है आपको, तो उस गाय का बछड़े का जो दूध हिस्सा है वो भी आपको मिल रहा है, तो वो बछड़ा मर जाता है। तो सर वो गाय का दूध भी नहीं मिले। सर आई गेट, वो लोग बहुत अच्छा है, बट यू कैन फोर्स पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वीगन बनना बहुत एक्सपेंसिव है। वीगन प्रोडक्ट्स ट्वाइस या थ्राइस टाइम महंगे होते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स से। अगर नॉर्मल दूध 50 रुपए का ना, वीगन 150 रुपए का आता है। टोफू खाते हैं। और फिर ऊपर से आपको विटामिन्स, B12 और मल्टीविटामिन्स ओरल लेने पड़ेगा, और एक मल्टीविटामिन का वो 200 से 300 आता है, क्योंकि मैं भी ले रही होती हूँ, वो मेरे को तो डेफिशिएंसी से दे रहा है डॉक्टर, बट वो बहुत महंगे आते हैं विटामिन्स। और वीगन लोगों को हर दिन बहुत सारे लेने पड़ते हैं। क्योंकि वो लोग को उतना मिलता है।
हाँ उनको मिलता नहीं, उन्हें लेना पड़ रहा है और उन्हें इंजेक्शंस भी लेने पड़ रहे हैं, तो बहुत तो महंगा कल है। से फिर चिकन ही बनवाया जाए घर पे, नहीं हर है ना? दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि रोज ऐसा। और हाँ, वो तो जो बाहर अमेरिकन जो होता है वो लोग दिन में 3 बार चिकन नॉनवेज ये सब खाते हैं। सुबह वो लोग इंडियन फोर्क ये सब खाते हैं, वो लंच में स्टेक खाते हैं, पूरा डिनर में पूरा टर्की खाते हैं, चिकन खाते हैं। लेकिन अपना कल्चर अलग है ना, अपना कल्चर ही अलग है ना, हम लोग का कल्चरल is going state wise because in Maharashtra Yes. हाँ, हाँ। chicken Maharashtra is a very open non-veg area, but आप यूपी में चले जाओ, UP is not that open to non-veg options still now, but you know अभी तक लोग वहीं रहते यार रोज बना के खा रहे हो लोग बोले। खाते हैं, but a lot of UP people are still pure. a lot. हाँ तो पंडित लोग मेरे गांव में प्योर वेज है, लेकिन कुछ कुछ लोग आते हैं हम लोग के साथ चोरी चोरी से खा के चले जाते हैं, बोलते हैं किसी को बोलना मत। सर पंडित हाँ। हम लोग के लाइक गांव में मकान में पूजा करने आए थे, पंडित पूजा किया था, उसके रात को ही वो मटन खा रहा है, इतना फालतू पंडित था वो, क्या बोलूं। इसलिए तो बोला ना, वो लोग, मेरा घर जो है ना उधर ना दोनों साइड से वॉल है और सामने से सिर्फ जाने का रास्ता है ना, तो वो लोग ना मतलब बोलते हैं कि जैसे चिकन विकन तो हम लोग बनाते ही नहीं है, मतलब मेरे डैडी ही बनाते थे, मतलब और कोई बनाया ही नहीं मेरे घर में। नहीं मम्मी तो छूती भी नहीं है, मम्मी तो जैसे हम लोग खा भी रहे ना और जैसे साथ में खाना ही नहीं खाएगी, फिर बोलेगी ये रोटी किसने छुआ था, ऐसे बोलेगी। हाँ प्योर वेज है, मतलब छुएगी नहीं वो, देखेगी भी नहीं, तो मतलब कि दूसरे रूम में चली जाएगी, ऐसा है। Restaurants में आप लोग कैसे खाते हो? रेस्टोरेंट में किधर खाते हैं हम लोग चिकन, मम्मी को कहाँ लेके जाते हैं, मम्मी कैसा खाएंगे तो वेज ही खाएगी, तो अब सब लोग वेज ही खाते हैं फिर, ऐसा होता है। हाँ फिर आप ऐसा, वेज रेस्टोरेंट में जाते हो प्योर वेज? हाँ 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 ऐसा है, तो मम्मी थोड़ी ना बने, जब जो छुएगी नहीं कहाँ से, ऐसा है। और वो प्योर नहीं, एक्चुअली तो प्योर वेज लोगों को थोड़ा ये होता है नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट्स में जाते हुए, बस उन्हें वो रहता है कि सेम यूटेंसिल यूज हो रहा है, पता नहीं मेरे को, I बट mean, मैकडॉनल्ड्स usually में होता अलग है। है। सिर्फ वेज के लिए थोड़ी अलग यूटेंसिल लोग लाएंगे। हाँ हाँ नहीं इसलिए लोगों को रहता है। I mean, McD and Burger King and all fast food brands में भी अरे सर आपको पता है वो मैकडॉनल्ड्स ने श्रावण स्पेशल वो लोग का मेन्यू लाया। अच्छा ऐसा वेज वाला, नहीं पता, मैं तो boycott कर रही हूँ, मैं तो boycott कर रही हूँ। मिडिल ईस्ट में बहुत तो उसमें भी चिकन रहेगा ना, श्रावण में कैसे तो वही वेज वाला ही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ वेज मतलब उसमें वो स्टीम चलो कोई बात नहीं, पूरी स्पेन टीम इग्नोर डोनाल्ड ट्रम्प, वो ऐसे दे रहे थे, बट रीजनेबल इवन आई विद डोनाल्ड ट्रम्प। चलो अभी मैं जब छोटा था ना, तो एकदम छोटा, मेरा पेट ना इतना, जो डॉक्टर को दिखाया, मतलब पेट ऐसा लग रहा था मेरा, इतना दुख रहा था ना, ऐसा लग रहा था फट जाएगा। हाँ तो इतना, जब भी मैं छोटा था ना, और वो फूलते जा रहा था मेरा पेट, और मैं बच्चा था ना, तो अलग से ऐसा लग रहा था कोई बीमारी हो गई, तो मेरी मम्मी ने स्नेल लेके आया, सोचो। हाँ स्नेल, उसमें काली मिर्च और नमक लगा के मुझे ऐसा जीभ में चटाती थी वो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं उससे ठीक हुआ। तो फिर अब बताओ, जहाँ मैं मर जाता था तो वहां पे मेरे को नॉनवेज टेस्ट करना ही पड़ा ना, किसी ने बता, वही उसको फोड़ के उसको निकाला, फिर उसको कढ़ाई में तला, वही। हाँ नहीं वो स्नेल के अंदर रहता है ना, तुमने कभी कभी देखा होगा बारिश में स्नेल ऐसा, हाँ वो तो उससे मैं ठीक हुआ। तो अब तुम क्या बोलोगे, अपनी जान बचाने की, मतलब तुम देखोगे नहीं वो स्नेल को बचाना पड़ेगा अभी, ऐसा है। दिस इज स्पोर्ट्स साइकिल, अगर ये ब्रेक कर दिया हमने तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मेरे इधर एक आदमी है, उसको ये पैरालिसिस हो गया, चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसको क्या बोले, बहुत लोग ना बोले कि पाया सूप ला के पिलाओ उसको, पाया सूप, क्योंकि उसमें बहुत वो रहता है, ताकत रहता है। तो हाँ, लेकिन वो इतनी प्योर वेज है ना, वो भी मेरे मम्मी जैसे, वो छूने का नहीं, सुनना भी नहीं चाहती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे हस्बैंड को ठीक होना है ना, वो अपने हाथ से खा भी नहीं पा रहा है, उसको बिठाना पड़ता है खिलाने के लिए, टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें वो तुम्हारे लिए मेडिसिन है, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, मेडिसिन हो गया ना, समझे कि नहीं? तो वहां पे करना ही चाहिए तुमको। सर एक्चुअली बहुत लोग ऐसा करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को जिन्हें मेडिकल नीड्स रहती है, बट वो बिल्कुल प्योर वेज होते हैं, वो एक्चुअली छुपा के उनके फूड में हाँ, डालते हैं, और डालते ये हैं। सही है।
कि करना चाहिए बिकॉज उनका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है तो वो अपने विलिंगली तो नहीं खाएंगे इसलिए उनके खाने में मिक्स कर देते हैं लोग चिकन ये सब वेजिटेरियंस को कोई ना एक पॉइंट पर उनको चिकन या कुछ ऐसे कंज्यूम करना है बट डॉक्टर जब बहुत ज्यादा मेरे एक आंटी है वो खुद ही मैं बोला अरे ये क्या चालू है ऐसा है, तो बोली क्या करूँ डॉक्टर ने बोल दिया है, तो हम लोग खाओ फिर। सर मेरे चाचू ने चिकन छोड़ दिया था तो उसके लिए उनको फिर उसके बाद वापस खाना चालू कर दिया। हाँ मतलब जो लोग खाते हैं ना ऑलरेडी उनको तो एक्चुअली उसमें क्या है ना, उसमें ना जो प्रोटीन है ना वो आजकल खाना भी जो आ रहा है ना, हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी, उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, इसलिए लोग खाना खाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी चीज अभी एक दिन मेरे को भूख लगी थी, मैं फ्रूट भी लेके गया था है ना, और मैं खाना भी लेके गया, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं पहले फ्रूट खा लूं। पहले मैं सोचा, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे खाना ही खाना है ना, तो उसका ये इंपॉर्टेंस है खाने का भी, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट होता है, सब लोग बोलते हैं केला खाओ तुरंत एनर्जी मिलता है, केले से पेट नहीं भरता है, पेट तो भर ही रहा है, लेकिन क्या है उससे एनर्जी तुमको मिलता है। हाँ केला खाने में कार्बोहाइड्रेट, वो तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू फूड का भी होता है और फ्यूल का भी होता है, समझे कि नहीं? सर लेकिन अभी एक पॉइंट, अभी हम लोग जो मीट खाते हैं लाइक मटन चिकन, दिस ऑल कम्स अंडर व्हाइट मीट, ठीक है? व्हाइट मीट हम खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे हमको प्रोटीन चाहिए, हम ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? अभी यही अगर इंडिया में सपोज बफेलो या काऊ, अगर उनका चालू हो जाए ऐसा कटना, फिर कुछ लोग के कल्चरल बिलीफ पे वो ऐसा सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा, फिर उन लोग नहीं गाय भैंस मैं नहीं खाता भाई। मैं बोल रहा हूँ जो इतना वेस्टर्न कल्चर को ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं ना लोग कि स्टेक खाते हैं, बेकन खाते हैं, बीफ खाते हैं और फिर जब इधर वही चालू हो जाएगा ना, तब देखो आप दंगे वंगे चालू हो जाएंगे। मैं वैसा बता रहा हूँ सेंस ऑफ पॉइंट पे कि अभी तो चिकन एंड बकरी है ना, किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा, मुस्लिम लोग का सेंटिमेंट हर्ट होता है पोक से, हिंदू लोग का बीफ से होता है, अभी इसीलिए काटते नहीं है उन लोग को। आई मीन इंडिया स्टिल एक्सपोर्ट्स, इंडिया 3rd नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने पे बीफ, और उसका प्राइमरी ब्रांच यूपी है बीफ का, तो पॉइंट नहीं बनाता जस्ट बिकॉज चिकन एंड बकरी इसलिए ज्यादा भाव नहीं देता, यही है। लेकिन ये जो बोले बीफ में भी रहता है प्रोटीन, बहुत ज्यादा वो तो बल्क में रहता है, कितना बल्क में रहता है, B12 कितना ज्यादा होता है, विटामिन B12 तो बहुत ज्यादा होता है। बाप रे, नहीं कभी भी नहीं खाऊंगा, मेरे को जमेगा ही नहीं। एक बार मैं मटन फिश में भी बहुत वो रहता है, और नॉनवेज ऑप्शंस फिश खाना चाहिए। लोग पेस्किटेरियन जितने भी हिंदू लोग हैं ना, मेरे को लगता है वो प्रोटीन के लिए नहीं खाते, वो टेस्ट के लिए खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। आपको नई बात सुनो, एक नया है pescatarians, they eat pure veg and they eat seafood. They are pescatarians, they don't eat chicken, they don't eat mutton. No, vegetarian is still okay. Pescatarian को समझो कि तुम fish and they eat crabs and everything, lobsters, but they don't touch सी फूड खाते हैं मतलब वो, लेकिन खा तो नहीं है ना। हाँ सब डिफाइन, सबको डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है, अपने को क्या करना है, जिसको जो खाना है खाने दो, है कि नहीं? इसको मना ही नहीं सकते। फिश मेरे को अच्छा भी लगता है। नहीं एक मेरी बहन बनाती है, वो छोटा वाला जो आता है ना, हाँ मांडली बनाती है, और ये नहीं एक और रहता है रावस, और एक आता है ना बांगड़ा, हाँ butter and spices and they're putting crabs and fish and corn and पूरा कुक होता है, फिर वो सुनो अभी अब हम लोग पढ़ने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इधर देखो रे, मान लो ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल प्लेट लिया है हम लोग ने, और इस पे एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हो रहा है। देखो अभी भी मैंने उसको वेव के बारे में बना,
और ये इसको हिट कर रहा है, क्या कर रहा है, हिट. सो व्हेन इट इंटरेक्ट इट बिहेव एज अ पार्टिकल, राइट. तो वो बन गया पार्टिकल, और वो इसके अंदर जो पार्टिकल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, उसको हिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. क्या निकला है इसमें से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब लाइट एक एटम पे टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन. हाँ, मतलब एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो बाहर जा रहा है. अब तो पता चल गया ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्स्ट लेक्चर में सब बताया था. तो एक लाइट का सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मैंने अभी तुमको बताया. तो इसका मान लो मैंने इसके 1 किलो जूल ऑफ लाइट है ना, इस पे हिट करवाया, फोकस करवाया, समझ में आया, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला. फिर 2 किलो जूल, फिर 3 किलो जूल, 4 किलो जूल, 5 किलो जूल. तो 5 किलो जूल जैसे ही सप्लाई किया, वो इलेक्ट्रॉन से एमिट हुआ. मतलब उससे कम रहेगा, एनर्जी उससे कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन से एमिट होगा ही नहीं. मतलब देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. समझ में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. उससे बराबर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या उससे ज्यादा रहना चाहिए, है ना. तो वो जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ गया मतलब एनर्जी भी आ गया, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड. मतलब इतना रहना चाहिए, इससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा. समझ में आया ना, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. समझ में आया ना. अगर उससे ज्यादा रहेगा तो क्या होगा पता है, if frequency of light is less than the threshold frequency, photoelectric effect will not take place, and if it is equal to this, electrons are emitted. But if it is more than this, मान लो frequency of light, ऐसा मैं तीनों कंडीशन लिख दूंगा, अभी लिखने वाला हूं. तो अगर if mu is greater than mu 0, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा साथ में. मतलब कुछ पार्ट उसका, जितना एनर्जी तुमने उसको सप्लाई किया, उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब वो एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रहता है, तो उसको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. समझ में. तो जो बाकी पार्ट इट इज इम्पार्टेड, मतलब इट इज गिवन टू द इमिटेड इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना. इसकी वजह से इट अक्वायर सर्टेन वेलोसिटी, देयरफॉर एनर्जी तो है ही वो, तो वेलोसिटी उसको मिलेगा, हेंस इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया ना. तो इफ इट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ में आया ना, तो ये फ्रीक्वेंसी उसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये पर्टिकुलर मेटल टू मेटल भी अलग है. मान लो किसी मेटल के लिए 5 किलो जूल लग रहा है, तो दूसरे के लिए 7 किलो जूल लगेगा, ऐसा है. समझ में आया ना. तो समझ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये सुनो. ये पूरा मतलब इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन. और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. समझ में आया ना. तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, when a beam of light when a beam of light of sufficiently high energy, मतलब sufficiently मतलब तुम समझ गया ना, high energy is focused on, is, है ना, is focused on metallic surface. क्या लिख रहा हूं मैं, metallic surface. इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं लिखा है सर, तो ये सीटी के लिए है. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें रहेगा रे. ये क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. समझ में आया ना, समझ में आया ना. वो लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में वाले ना एक एक लाइन लिख के, अभी वो लोग ना थोड़ा सीबीएसई पैटर्न फॉलो करे, तो सीबीएसई वाले देखो पैटर्न तो फॉलो कर, लेकिन पढ़ाते पूरा है. उसका जब क्वेश्चन देखो ना, तो वो सारा उसमें यूज आ जाता है. तो सारा इसलिए तुमको 11 12 दोनों डाल दिया ना सीईटी में. समझ में आया ना. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, है ना. हाँ, पहले सिर्फ 12th आता था सीईटी में, है ना. इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. these electrons are called as these electrons are called as photo electrons, called
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, एक और बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है ना, उसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली. क्या लिख रहा हूं? लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लीनियरली with the frequency of incident radiation या frequency of incident light. क्या लिख रहा हूं मैं? Incident light and does not depend. क्या लिख रहा हूं? मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होगा, जो बाकी एनर्जी वो किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में. समझ में आया ना? डज नॉट depend upon the intensity of incident radiation. समझा कि नहीं? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसका एनर्जी, किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे. लेकिन एक और बात, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बीम लगा रहे, बीम ऑफ लाइट है. देखो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is directly proportional to the, ये इधर देखो रे, directly proportional to the intensity of incident light या incident photon. क्या लिखो रे? फोटोन लिखो, लाइट लिखो, फोटोन लिखो या लाइट. अब तो मैं इसको फोटोन ही बोलूंगा भाई, बिकॉज इट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है बताओ? इट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वॉज एक्सप्लेन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. समझा कि नहीं? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, 4th पॉइंट आ रहा है. मैंने यहां पे कुछ बताया था, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देखो न्यू बराबर न्यू जीरो लिखा है. क्या लिखा है? न्यू जीरो. देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है? इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर. ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला मतलब नो फोटो इफेक्ट. और इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, क्या लिख रहा हूं मैं? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर emitted, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो मेरे बच्चों, emitted and it acquires kinetic energy, it acquires certain kinetic energy. क्या लिख रहा हूं मैं? certain kinetic energy, और उसे बोलते हैं हम लोग हाफ mv², मतलब वेलोसिटी. इट acquires certain velocity. समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे. अब देखो यहां पे जो आइंस्टाइन है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? आइंस्टाइन, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने उसको एब्जॉर्ब किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाया. क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम हेनरिक हर्ट्ज था, हेनरिक हर्ट्ज. बट ये इक्वेशन जो दिया वो किसने दिया बताओ?
आइंस्टाइन ने दिया। तो ये तुम मत बोलना कि ये इफेक्ट उसी ने दिया है, समझ में आया? तुम्हें एमसीक्यूज में जानबूझ के वो लोग ऐसा देंगे तो तुमको लगा अरे सर ने तो आइंस्टाइन इक्वेशन लिखवाया था तो ये फोटो इलेक्ट्रिक उसने ही किया है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन उसने दिया है क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, है ना? तो उसने क्या बोला कि अगर जितना तुम लाइट इसको दे रहे हो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे लोग, क्या है देखो भाई, इफ न्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन न्यू जीरो, देखो ये कंडीशन कब आएगा, देखो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो आएगा तब। तो जो तुम्हें पता है ना एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, क्या होता है? एच न्यू। तो अगर न्यू इज इक्वल टू रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? देन एच न्यू जो होगा, एच न्यू विल बी ग्रेटर देन एच न्यू जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, जितना तुमने इसको एनर्जी दिया है मतलब एच न्यू, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वर्क फंक्शन और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होगा किस में जाएगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब वर्क फंक्शन क्या होता है, सुनो मेरी बात। वर्क फंक्शन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइट इस पे हिट कर रहा है, मतलब एक काम कर रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का। कैसे? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बराबर ना? तो इट हेल्प टू इनेबल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यहां पे लिखूंगा, मतलब वर्क क्या होगा? वर्क इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या लिख रहा हूं? रिक्वायर्ड फॉर द for overcoming the force of attraction, overcoming the force of attraction, attractive force, बराबर ना? इसीलिए W बराबर हो जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? न्यू जीरो रहेगा, तो उसे H न्यू जीरो बोलूंगा। क्या बोलूंगा? है ना? उतना एनर्जी रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन, तो H न्यू बराबर हो जाएगा, W हो गया H न्यू जीरो, और ये क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू जीरो। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना? हेनरिक ने वही दिया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, लेकिन ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया है। किसने दिया? समझ गया कि नहीं? या इसको तुम काइनेटिक एनर्जी बराबर ऐसे लिख सकते हो, है ना? तो एच न्यू जीरो मतलब W मतलब क्या? वर्क फंक्शन है, क्या है? तो दिस इज ऑल अबाउट, वो कंडीशन भी लिख लो। हाँ, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो गया लिख के? मेरा आदत पड़ गया है ऐसा बोलने का। एक दिन मेरी वाइफ खाना बना, बोला हो गया लिख के? बोलते अरे लिख के क्या होगा, खाना बना के होगा ना। बोलती मैं तुम्हारी स्टूडेंट हो गया। मैं उसको भी बोला हो गया लिख के, मतलब मुझे क्या पूछना चाहिए? हो गया बना के, ऐसा बोलना चाहिए ना। किस बात पे बोला मैं? सर आपने कॉपी किया, तो मैं बोला मेरे को कॉफी पीना रहता है इसलिए मैंने कॉपी किया। इतना भी गंदा नहीं था। सर जीरो क्लास था, जीरो माइनस फिर भी हंसा, आप ये भी बोल सकते कोई बात नहीं। इतना गंदा था दीपाली? सही में गंदा था? अरे क्या हुआ? इतना
इतना क्या चिल्ला रही है? फिर से मार दो ना। पक दीवार पे पैर को मार दो। चिकन नहीं खाते हो? खाता हो तो मार के थोड़ी ना खाता हूँ। मार के तो खा रहे हो, जिंदा खा रहे हो क्या चिकन आप? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं भी सोच रहा हूँ चिकन खाना छोड़ दूँ, छोड़ दो। सी फूड खाऊंगा सिर्फ। छोड़ दो। धीरे धीरे छोड़ने का ना। हम तो कुछ नहीं फिर इसके बाद सी फूड छोड़ देना, चिकन खाना, फिर वापस चिकन छोड़ देना, सी फिर रेड मीट पे रहना सर। हो गया लिख के? अभी हो गया सर, टाइम हो गया, टाइम हो गया? अभी कहाँ टाइम हुआ? और 20 सर सिर्फ 300 सेकंड बाकी। 300 सेकंड। हम वो 5 मिनट में कैलकुलेट करते बैठ के। बोले ऐसा मत कर भाई, कितना फ्लूइड फ्लूइड तेरे कान में मत लगा, गर्म पानी एंड तो समझा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो लाइट है उस पर डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना रहेगा, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। ये एमसीक्यूज में आएगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, डिपेंड अपॉन, तो आएगा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, सब कुछ लिखा रहेगा। समझ में आया ना? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो इसका भी अलग अलग सब आड़ा टेढ़ा करके दिया रहेगा। h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो, या दिस अपॉन h होगा, ऐसा करके। यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, मतलब जो रॉन्ग रहेगा वो कुछ भी रहेगा। समझ में आया ना? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सर क्या है? क्या? इंक्रीजेस लीनियरली। तो वहां पर अभी 3 घंटा ब्रेक में ही तो बैठते हो। कोई बात नहीं सर। सर फोटो ले लीजिए। नहीं लिखना है, फोटो अरे नहीं। नहीं, हम घर जाके कंप्लीट करते हैं। मैं नहीं। दो फोटो लिए कंप्लीट करके आए। बुक में कुछ एम्प्टी नहीं दिखेगा मेरी। मैंने भी किया। होमवर्क भी करती हूँ। नहीं, बुक लिखो देख लिखो लो, लिखो एक लिखो। जगह से नहीं कहीं। टाइम है तो लिखना। सर हमारी बस जाती है ना, फिर यहाँ पे मैं खड़े रहते हैं आराम से। फिर वो कुत्ता आता है ऐसे। मैंने वो नहीं I want to cheat with them. मुझे खेलना है। I get it. I'm I'm not a fan of dogs. I stay away from them. Yeah, but there's no point to hate on them, right? She's Hate just नहीं है भाई, पर वो लोग का मूड है ना, बदल जाएगा ना कभी भी काट no, she's just as straight. मुझे बहुत डर लगता है। अरे पीछे नहीं लगा था। एक तो सुबह सुबह हमें और वो सब walk करा वो और उसका बच्चा वो ऐसा गेट पे ही बैठे रहते हैं। secure. हाँ। अरे मैं तो सोच रही थी कि मैं आईडी पंच नहीं करूँ, फिर मेरे को ये आरा बंदा सामने दिख गया तो मैं इससे आरव को भी डर लगता है क्या? अच्छी बात है। मैं निकलते वक्त मैंने सोचा वो इधर ही डरना बैठा है, नहीं चाहिए। तो मैंने समीक्षा मैम को बोला। तो आज जो पढ़ा है वो था डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स बोहर एटॉमिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। ये सब तो हो गया। क्या हुआ? क्या बोले? नहीं आ रहा समझ में? सर सुनो ना, गोरेगांव से शिवाजी टर्मिनस की ट्रेन जाती है क्या? CST तक ना? हाँ जाती है। हाँ सुना है, जाता है। तो वो अंधेरी रुकती है। पहले पार्ट है। हाँ रुकेगी, स्लो ही ट्रेन रहती है वो। हाँ।
तुम्हें क्यों अंधेरी जाना है? अरे बास्केटबॉल के लिए जाना है। तो तुम गोरेगांव जाके चेंज करोगे भी ना? यहाँ से डायरेक्ट पहले गोरेगांव जाओगे? हाँ यहाँ से गोरेगांव जाऊंगा। बस है यहाँ से? नहीं उस जाता है? हाँ 2 मिनट दूर है जस्ट गोरेगांव जाती है ये लोग तेरे को दिखा देंगे अरे उसको पता है मलाड जाके उतर जा गोरेगांव।